हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी व्याकरण पाठशाला। आज हम लोग यूपी टेट के लिए 2011 से और 2022 तक कुछ जो विकास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, हम उनको लेकर उपस्थित हुए हैं कि किस तरीके के प्रश्न विकास से संबंधित आए हुए हैं, तो उन पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? केवल लंबाई में वृद्धि, केवल वजन में वृद्धि या बौद्धिक स्तर में गिरावट? तो विकास का जो वास्तविक अर्थ होता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। क्यों सही हो जाएगा? विकास जो है वो एक व्यापक शब्द है ना? और इसका अर्थ केवल शरीर बढ़ना नहीं हो सकता है, या ये नहीं हो सकता कि व्यक्ति में जो होने वाली परिवर्तनशील गति प्रगतिशील परिवर्तन है ना? इनमें क्या होता है कि इनमें जो मात्रात्मक जैसे लंबाई बढ़ना, गुणात्मक क्या है जैसे सोचने की क्षमता या भाषा सीखना, ये दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है, वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन माना जाता है? वृद्धि की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो ये केवल मात्रात्मक होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ ही होता है शरीर के अंगों का आकार या भार या ऊंचाई में बढ़ना। ठीक है, जब हम जैसे मान लें किसी इंच, सेंटीमीटर या किलोग्राम में सटीक रूप से माप सकते हैं, उसको ही तो मात्रात्मक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास की प्रक्रिया की प्रकृति कैसी होती है? विकास की प्रक्रिया की प्रकृति की बात करें तो रुक रुक कर होने वाली होती है या निरंतर होती है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये निरंतर होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। और कहाँ से शुरू होती है? माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है, माँ के गर्भ से। ठीक है, माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है और कहाँ तक चलती है? मृत्यु तक। कहाँ तक चलती है? मृत्यु तक चलती है ना? और इसकी गति कैसी होती है? कभी तेज होती है तो कभी धीमी होती है। धीमी कब होती है? जब हमने आपको बाल्यावस्था के बारे में बताया था, तो बताया था कि बाल्यावस्था में जो विकास की गति है वो धीमी हो जाती है, शैशवावस्था में तेज होती है। लेकिन यह कभी भी रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को क्या कहते हैं? सिर से पैर, इसको पैरोक्सिमोडिस्टल कहते हैं या फिर इसको कहते हैं सेफेलोकॉडल। अगर हम इस पे बात करें तो ये होता है आपका सेफेलोकॉडल। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये सिर से पैर की ओर विकास करता है और इसको ही हम कहते हैं सेफेलोकॉडल। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अनुसार बच्चा क्या है, सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर गर्दन पर, फिर धड़ पर, अंत में पैर बनते हैं। तो सबसे पहले क्या बनता है? बच्चे का सिर बनता है, फिर उसके बाद उसका धड़ बनता है ना? फिर उसकी गर्दन बनती है, गर्दन बनने के बाद उसका धड़ बनता है, धड़ बनने के बाद अंत में उसके पैर बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में देना है कि सबसे पहले फर्स्ट जो है वो सिर बनता है और फिर सिर से पैर की तरफ जाता है। इस तरीके का ये विकास चलता है। जिस सिर से पैर की ओर चलने वाले विकास को क्या कहते हैं? सेफेलोकॉटल कहते हैं। और इसका कारण यही है कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है? सिर उठाना सीखता है, फिर बैठना और अंत में चलना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है, केंद्र से बाह्य या परिधि की ओर विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? केंद्र से बाह्य की ओर जो विकास होता है इसको ही हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉडल कौन होता है? सिर से पैर की ओर। लेकिन केंद्र से बाहर की ओर जो होता है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि जो विकास है वो शरीर के केंद्र से होकर बाह्य अंगों की ओर जाता है। अब रीढ़ की हड्डी जो होती है उससे शुरू होकर फिर ये कहाँ जाता है? हाथ पैर की उंगलियों पे जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। हम उदाहरण के रूप में समझें तो बच्चा पहले क्या करता है? पूरे हाथ को हिलाना सीखता है, उसके बाद वो उंगलियों से पकड़ना सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास किस दिशा में अग्रसर होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर? तो हम बात कर रहे हैं जनरल टू स्पेसिफिक। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है। सामान्य क्या है? जैसे रोते समय पूरा शरीर हिलाना। बाद में विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है, जैसे केवल आंखों से उसके आंसू गिरेंगे लेकिन उंगली से इशारा करेगा नहीं, है ना? या तो आंसू गिरेंगे या तो उंगली से इशारा करेगा। इस तरीके की वो हरकतें करने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे।
विकास की प्रक्रिया किस अवधि तक चलती है? विकास की प्रक्रिया हमने आपको बताया जीवन पर्यंत चलती है, जो कि माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विकास की प्रक्रिया किस अवधि तक चलती है? अगर विकास की प्रक्रिया की बात करें तो यह लाइफ लॉन्ग चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। आपका शारीरिक जो है वृद्धि भले ही रुक जाए कुछ टाइम के बाद, लेकिन मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक जो विकास होता है, वो उम्र के हर पड़ाव में होता ही रहता है। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास का संबंध किससे है? तो विकास का संबंध केवल शारीरिक बनावट से है? नहीं। संपूर्ण व्यक्तित्व से है? बिल्कुल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओवरऑल जो पर्सनालिटी होती है उससे ही विकास का संबंध होता है। इसमें व्यक्ति के आचरण भी जरूरी है, उसकी बुद्धि, समाज के साथ व्यवहार, भावनाओं पर नियंत्रण, सब कुछ शामिल होता है। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की गति के बारे में क्या सत्य है? तो विकास की गति के बारे में बात करें, सभी बच्चों में समान होता है? समान नहीं होता है। कोई बच्चा जल्दी ग्रोथ करता है, कोई स्लो ग्रोथ करता है। व्यक्तिगत रूप से भिन्न होते हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों में। तो विकास की जो गति होती है वो सब में डिफरेंट होती है, यही बात इंडिविजुअल तरीके से दिखती है। ठीक है? क्योंकि वो क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से भिन्न होते हैं और हर बच्चे का वंशानुक्रम और वातावरण अलग होता है। और कोई बच्चा जैसे है तो जल्दी सीख लेता है और कोई थोड़ा देर में सीखता है। इसे ही तो हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, है ना? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। ये सभी प्रश्न कोई ना कोई यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है, किसी ना किसी ईयर्स में। 2011 से 2022 तक के जो विकास के से संबंधित प्रश्न थे, उन सभी को एक साथ कलेक्ट करके हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं लेकर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं या आते रहे हैं, है ना? उसमें आप इसमें आप बेटर तरीके से तैयारी कर पाते हैं जब आप एनालिसिस करते हैं, पीवाईक्यू करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है? तो ये होता है आपका बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही जो होते हैं वो अंतःक्रिया का परिणाम होता है विकास, है ना? विकास इन दोनों के बिना अधूरा होता है, क्योंकि अगर हमें रंग रूप हमारे वंशानुक्रम से मिलता है, वहीं जो आदतें हैं, व्यवहार है और जो चीजें हैं वो हम वातावरण से ही सीखते हैं। तो वंशानुक्रम हमें क्या देता है? क्षमताएं देता है, नींव देता है। और वातावरण क्या करता है? उन क्षमताओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। क्या करता है? अवसर अवसर प्रदान करता है। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। शिक्षक के लिए बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? एक शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान किस लिए होना चाहिए? ताकि वो बालक की आयु, मानसिक स्तर के अनुसार जो है उनकी व्यक्तिक भिन्नता को देखते हुए शिक्षण विधियों का चुनाव कर सके, इसीलिए तो होना चाहिए। तो बच्चों को डराने हेतु नहीं, आयु उपयुक्त शिक्षण हेतु बिल्कुल शिक्षण विधियां हम उनके लिए सही तरीके से चुन सके। और है ना, इस तरीके बच्चे, छोटे बच्चों के खेल विधि से और किशोर को तर्क विधि से पढ़ाना चाहिए, ये क्यों कहा गया है? उनकी एज को देखकर ही तो ये बात बोली गई है कि छोटे बच्चों को किस तरीके से लिख देते हैं, छोटे बच्चों को छोटे बच्चों को खेल विधि। और वहीं अगर हम किशोर की बात करें तो इनको आप तर्क विधि से, अच्छा शिक्षण माना जाता है अगर आप इन तरीके की विधियों का यूज करके पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक विकास किससे संबंधित है? तो मानसिक विकास की अगर बात होगी, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं, जिसका सीधा संबंध ही होता है मस्तिष्क की शक्तियों से। जैसे सोचना, सोचना, तर्क करना, है ना, कल्पना करना, और क्या हो सकता है, याद करना, रखना, समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान, ये सब किसमें आता है? ये सोच व तर्क के अंतर्गत आता है, जो कि मानसिक विकास का इससे संबंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, सामाजिक विकास का अर्थ क्या है?
सामाजिक विकास का अर्थ ही होता है कि बच्चे कैसे अपने समूह और समाज के साथ एडजस्टमेंट बिठा पा रहे हैं या समायोजन कर पा रहे हैं। देखो समायोजन मिल गया ना आपको, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सामाजिक विकास का अर्थ होता है जब हम समूह के साथ या समाज के साथ क्या कहते हैं, समायोजन कर पाते हैं, एडजस्टमेंट कर पाते हैं, समाज के नियमों को मानना और दूसरों के साथ जो व्यवहार करना है, वही जो है सामाजिक विकास की निशानी होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। संवेगात्मक विकास का संबंध किससे है? संवेगात्मक विकास का जो संबंध होता है यह हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भावनाओं के प्रबंधन से जुड़ा होता है। इमोशन होते हैं जैसे भय, प्रेम, क्रोध, ये इमोशन ही तो है। घृणा और बहुत सारे हैं, ठीक है? तो इस तरीके के जो संवेगों को सही समय पर सही तरीके से व्यक्त करना क्या कहलाता है? संवेगात्मक, स्वस्थ संवेगात्मक विकास की एक तरीके से निशानी के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नैतिक विकास किससे संबंधित है? तेज भागने से नैतिक विकास संबंधित नहीं है। सही गलत की समझ होना बहुत जरूरी है। नैतिक विकास का अर्थ होता है चरित्र निर्माण। क्या होता है? चरित्र निर्माण। और चरित्र निर्माण तब ही हो सकता है जब आपको समझ हो कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें बच्चा यह समझना शुरू करता है कि समाज की जो दृष्टि में क्या सही है क्या गलत है। जब हम इस तरीके से देखने लगते हैं कि समाज किस चीज़ को गलत समझता है किस चीज़ को अच्छा समझता है, तो उस तरीके को जो ये अगर हम इसकी बात करें, लॉरेंस जो कोहलबर्ग थे, इन्होंने इस सिद्धांत पर विस्तृत बहुत ज़्यादा ही मतलब विस्तार से ही समझाया है। तो आपको वो सिद्धांत पढ़ना चाहिए नैतिक विकास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास का मुख्य सिद्धांत क्रमबद्धता क्या दर्शाता है? क्रमबद्धता दर्शाता है कि ये तो पहली बात तो विकास का मुख्य सिद्धांत है और इसका क्रमबद्ध का मतलब ही होता है एक निश्चित सीक्वेंस में हो रहा है। हर चीज़ जो है उसका एक सीक्वेंस है, मतलब एक निश्चित क्रम है, उसी क्रम में ही हो रहा है। जैसे कोई भी दुनिया का कोई भी बच्चा हो, वह पहले घुटनों के बल ही चलेगा, उसके बाद वो सहारा लेकर ही खड़ा होगा, उसके बाद वो स्वतंत्र चलेगा। ऐसा नहीं है बच्चा पैदा होते ही सीधा खड़े होके चल दिया है, ऐसा नहीं होता है। तो इसको एक क्रम के रूप में देखा जाता है और एक और बात, इस क्रम को कोई भी बदल नहीं सकता है ना? ये क्रम जो है वो बदला नहीं जा सकता। तो कौन-सा सही हो जाएगा? बिना किसी नियम के गलत, निश्चित और व्यवस्थित क्रम में होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। परिपक्वता का संबंध किससे है? मैच्योर जब हो जाता है इंसान, परिपक्वता क्या है? मैच्योर इंसान ही तो परिपक्वता है, मतलब जब आपको हर एक चीज़ की समझ हो जाती है। तो परिपक्वता एक स्वचालित और जैविक प्रक्रिया है। हमारे अंदर जो भी जैसे जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ जो प्रकट होने को कहते हैं, ठीक है? क्या वो जो क्षमताएँ जो जन्मजात होती हैं लेकिन हम नहीं उनको समझ पाते हैं, वो समय के साथ प्रकट होती हैं। कैसे? जैसे एक निश्चित उम्र आने पर हमें पता चलता है कि पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो इतनी मजबूत होती हैं कि बच्चा चल सके, लेकिन बच्चे को स्टार्टिंग में थोड़ी ना पता है। तो ये होती है जन्मजात जैविक क्षमता से संबंध होता है परिपक्वता का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास और अधिगम के बीच क्या संबंध है? दोनों परस्पर पूरक हैं। बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विकास अधिगम का आधार तैयार करता है। अधिगम क्या है? सीखना। अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना, ठीक है? इस तरीके से समझो इसको। तो अधिगम विकास की गति को तेज करता है और बिना परिपक्वता के अधिगम संभव ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास का अध्ययन क्या समझने में मदद करता है? तो ये मदद करता है हमें वैयक्तिक भिन्नता को समझने में। विकास का अध्ययन हमें ये बताता है कि कोई भी दो बालक है वो एक जैसे नहीं होते हैं और हर शिक्षक को ये देखकर ही बालक की अलग-अलग, बच्चे की अलग-अलग ज़रूरत और क्षमता के अनुसार ही उनका सम्मान करना चाहिए और उनको शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें विकास के क्षेत्र की, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, आर्थिक नहीं है। विकास का आर्थिक से कोई लेना देना नहीं है। जो बाल विकास होता है उसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो है वो पहलुओं का अध्ययन होता है। लेकिन आर्थिक स्थिति जो होती है वो विकास को प्रभावित करने वाला एक बाहरी कारक हो सकती है, लेकिन विकास का क्षेत्र नहीं है, डोमेन नहीं है, ठीक है?
वृद्धि की सीमा कहाँ तक होती है? आपका नेक्स्ट प्रश्न है। तो वृद्धि की सीमा की अगर हम बात करें तो एक निश्चित आयु तक ही इस मतलब होती है ना? अगर एक निश्चित आयु तक पहुँचकर ये रुक जाती है। और जैसे लंबाई है, एक समय के बाद बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। तो इसका हम क्या कहेंगे? शारीरिक परिवर्तन तक, बिल्कुल। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास का स्वरूप कैसा होता है? आपको बताया मैंने, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तरीके से होता है ना? जब हम कहें बच्चा 10 किलो का हो गया है, तो ये मात्रात्मक है। लेकिन जब हम कहते हैं कि अब वह शब्द बोलने लगा तो ये गुणात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? विकास की प्रक्रिया अचानक होती है? नहीं, क्रमिक होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अचानक नहीं होती है, क्रमिक होती है। हर दिन थोड़े-थोड़े परिवर्तन मिलकर एक बड़ा बदलाव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास का सिद्धांत किस ओर संकेत करता है? तो यह एक निश्चित क्रम की ओर संकेत करता है। एक पैटर्न होता है विकास के सिद्धांत में जिसकी ओर वो इशारा करता है। जैसे मान लो जब बच्चा भाषा विकास में पहले रोता है ना? फिर क्या करता है? फिर वो कुंजन करता है, बबलिंग करता है, उसके बाद वो शब्द बोलना स्टार्ट करता है। एकदम से तो बोलना स्टार्ट नहीं कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। क्या सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चा का जो वातावरण है, वंशानुक्रम है, वो अलग होता है, इसीलिए वो अलग तरीके से सबका जो होती है वो गति अलग-अलग होती है, लेकिन विकास का जो क्रम होता है, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो वो समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। शिक्षकों को शिक्षण किस आधार पर करना चाहिए? केवल किताबों की संख्या पर नहीं, आयु और विकास स्तर पर बिल्कुल। उनकी वैयक्तिक भिन्नता को, उनकी ऐज को देखते हुए, उनकी बालक की रुचि को देखते हुए ही जो है विकास के स्तर पर ही आधारित होनी चाहिए शिक्षण। इसे ही हम क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षण कहते हैं। कैसा शिक्षण कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षण। जिसमें हम बालक की रुचि, उसके आयु को देखकर जो है शिक्षण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। क्या विकास की प्रक्रिया रुक-रुक कर होती है? तो इसका कहना सही भी है, क्योंकि विकास की क्रिया जो है वो रुक-रुक कर नहीं होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो ये एक सतत धारा की तरह होती है, जो जन्म से मृत्यु तक बहती रहती है। निरंतर तो होती है लेकिन रुक-रुक कर नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास का स्वरूप कैसा होता है? एकांकी या बहुयामी? बहुयामी होता है, ठीक है? एकांकी नहीं होता है। जब बालक का शरीर बढ़ता है तो उसके साथ उसकी बुद्धि और सामाजिक जो समझ है वो भी बढ़ती है। और ये सभी आयाम एक साथ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास में अनुभव की भूमिका क्या है? अनुभव की भूमिका की अगर हम बात करें तो वातावरण से मिलने वाले जो अनुभव होते हैं विकास को आकार देते हैं। समृद्ध अनुभव वाला जो बच्चा होता है वो पिछड़ी परिस्थितियों वाले बच्चे से जल्दी विकसित हो जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि विकास में अनुभव की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। क्या विकास का संबंध केवल शरीर से है? तो नहीं। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से होता है और ये शरीर पर केवल सीमित नहीं होता है। इसके अलावा वो मन, बुद्धि और समाज के साथ विभिन्न तरीके के जो संबंध है उसके साथ होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास का पहला चरण कौन-सा है? विकास के पहले चरण की बात करें तो शारीरिक विकास ही होता है, ठीक है? बालक का सबसे पहले विकास शारीरिक होता है। वह स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क और उनके गुणों का निवास होता है ना? सुना ही होगा आपने कथन ये। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास का अध्ययन किसे समझने में सहायक है? तो ये आपके व्यवहार को समझने में सहायक हो जाता है। विकास को समझकर यह हम जान सकते हैं कि कोई बच्चा जो है किस खास उम्र में व्यवहार कैसा कर रहा है और क्यों कर रहा है ना? जैसे 2 साल के बच्चे का जिद्दी होना सामान्य और विकास का हिस्सा मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास की दिशा पूर्वानुमेय होती है, मतलब प्रेडिक्टेबल होती है। ये बात सही है कि गलत है? तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। हम बच्चे की वर्तमान गति देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी भविष्य में क्या ऊँचाई रहेगी, कैसी बुद्धि रहेगी, तो हाँ, प्रेडिक्टेबल तो है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास का आधार क्या है? परिपक्वता व अधिगम, बिल्कुल। जो परिपक्वता है बायोलॉजिकल और अधिगम एनवायरनमेंट दोनों के मेल से ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। क्या विकास प्रतिवर्ती है? प्रतिवर्ती मतलब वापस लौटने वाला। विकास वापस नहीं लौटता है, विकास प्रवृत्ति नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। हम सुधार तो कर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं लौट सकते। जैसे एक युवा होने पर व्यक्ति जो है वापस बच्चा नहीं बन सकता है ना? नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास में वातावरण की भूमिका कैसी होती है? तो भूमिका की बात करें तो वातावरण में जो वाटसन एक है आपके व्यवहारवादी,
उनके उनका मानना था कि वातावरण इतना शक्तिशाली होता है, वह किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बना सकता है। और उन्होंने ये कथन भी दिया है, उन्होंने बोला था कि मुझे बच्चा नवजात शिशु लाकर दो, मैं उसको डॉक्टर, है ना, चोर, वकील, मतलब कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा उन्होंने माना है। तो कैसा हो जाएगा? विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, विकास का संबंध किन-किन आयामों में होता है? तो केवल शारीरिक तो नहीं होता है, और इन दोनों में भी केवल है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, इन सभी पहलुओं पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, विकास की प्रक्रिया के बारे में क्या सही है? सिद्धांत व गति दोनों समान, सिद्धांत समान, गति भिन्न। तो हम बात करें, विकास के नियम जो हैं वो सिर से पैर की पूरी दुनिया के बच्चों के लिए समान होते हैं, और अगर उनके रफ्तार की बात करें तो भिन्न होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, विकास में परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं? तो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, जो हमेशा बेहतरी और प्रगति की ओर ले जाते हैं, बालक को अधिक कुशल बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, क्या विकास का अर्थ केवल बुद्धि है? नहीं, गलत हो गया ना यहाँ पे। विकास का अर्थ केवल बुद्धि नहीं है, बुद्धि विकास का एक छोटा हिस्सा है। वृद्धि की बात हो रही है, सॉरी, वृद्धि विकास का एक छोटा हिस्सा है। हर वृद्धि विकास है, लेकिन हर विकास वृद्धि नहीं है, ये बात आपको जाननी पड़ेगी। और इसको आप अच्छे से समझिए कि वृद्धि जो है वो विकास है, ग्रोथ जो है वो विकास है, लेकिन हर विकास वृद्धि नहीं है। बुद्धि वरना वृद्धि नहीं, विकास है ना? नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, विकास का अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है। तो पाठ्यक्रम बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि किस उम्र का बच्चा क्या सीख सकता है। मान लो अमूर्त गणित को किशोरों के लिए ही तो रखा जाता है, छोटे बच्चों के लिए नहीं। तो विकास का अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है, तो हाँ बिल्कुल, उनके उनके विकास को देख के ही तो हम उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार करवाएंगे। विकास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो विकास की शुरुआत जो है गर्भावस्था से मानी जाती है, जो कि लाइफ लॉन्ग रहती है। कब तक? लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, विकास में व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। व्यक्तिगत अंतर के कारण ही तो हम लोग बच्चों को उनकी एज और उनकी रुचि के हिसाब से पढ़ाते हैं। अगर आनुवंशिकी के कारण हर व्यक्ति की बुद्धि और रंग रूप जो है और या स्वभाव है, उसमें अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, विकास का संबंध केवल विद्यालय से है? नहीं, सिर्फ विद्यालय से नहीं है, बल्कि खेल के मैदान, परिवार, पड़ोस में भी होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। विद्यालय है, लेकिन केवल यहाँ लिख दिया है तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, विकास का स्वरूप स्थायी होने का क्या अर्थ है? मतलब विकास का स्वरूप स्थायी, विकास के दौरान जो कौशल हम सीखते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को का क्या हो जाता है, एक स्थायी जो है हिस्सा बन जाते हैं। तो क्या हो सकता है, विकास एक दिन के लिए है, इसका कोई अर्थ नहीं है, यह एक क्रमिक रूप से संचयी है, विकास बदलता नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये अगर इसकी बात करें तो ये संगठित एवं एकीकृत प्रक्रिया है। एक सभी पक्ष जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप मान के चलिए कि अगर शारीरिक स्वास्थ्य आपका खराब है, तो आपको पढ़ने में मन ही नहीं होगा, मतलब आपका मानसिक विकास भी प्रभावित होगा ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, विकास में सबसे पहले नियंत्रण किस पर होता है? हम इसके बारे में पहले ऊपर भी प्रश्न में बात कर चुके हैं। सबसे पहले जो शिशु है वो अपने सिर को संभालना सीखता है ना? उसके बाद में वो पैरों की तरफ जाता है, तो सिर के भाग पर, जिसको हम क्या कहते हैं, सेफेलोकॉडल के नियम का ये प्रमाण होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, विकास का क्रम कैसा होता है? विकास का क्रम जो होता है वो निश्चित होता है और प्रेडिक्टेबल भी होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विकास एक योजनाबद्ध तरीके से होता है। इसके चरणों का अनुमान तो लगाया जा सकता है कि अब ये घुटनों पे चल रहा है, अब ये सहारा लेकर चलेगा, या अब इसकी लंबाई इतनी होगी, या ये आगे जाके इतना इसका विकास होगा। इस तरीके से आइडिया तो लगाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, विकास का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो प्रभाव जो है वो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व और उसके काम करने के ढंग ढंग जो है उस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, व्यवहार व्यक्तित्व पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? विकास का अंतिम लक्ष्य जो है वो बालक के सर्वांगीण विकास है। ठीक है, क्या? संतुलित व्यक्तिगत निर्माण, है ना?
यही तो हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरों को आगे निकालना या केवल शरीर बनाना या पैसा कमाना ये विकास के अंतर्गत थोड़ी नहीं सम्मिलित हो रहा है। संतुलित व्यक्तिगत निर्माण ही बहुत ज़रूरी है, सर्वांगीण विकास बहुत ज़रूरी है, ताकि वह एक संतुलित और परिपक्व इंसान बन सके। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाएँ ये भी बताएँ। और आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।